जय हिंद दोस्तों। मैं आनंद अपने राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे राजनीति विज्ञान की विभिन्न शब्दावलियां, जिसमें हम लोग जानेंगे उदारवाद के बारे में, समाजवाद, नारीवाद, मार्क्सवाद, संरचनावाद, उत्तराधुनिकतावाद, अराजकतावाद, बहुसंस्कृतिवाद आदि जो शब्दावलियां होती हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं पॉलिटिकल साइंस के, हम आज उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये टॉपिक एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम राजनीति की विभिन्न शब्दावलियाँ पढ़ेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहले उदारवादी विचारक या उदारवादी विचारक क्या है, मतलब उदारवाद क्या है। पहले उदारवाद को हम लोग समझते हैं। उदारवाद जिसमें उदारवाद में 3 सब्जेक्ट इसमें आते हैं। जैसे शास्त्रीय उदारवाद आता है, जिसे हम लोग परंपरागत उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं। उसके बाद आधुनिक उदारवाद आता है। उसके बाद समकालीन उदारवाद आता है। फिर समकालीन उदारवाद में दो अलग भागों में बांटा गया। एक स्वेच्छातंत्रवाद या नव उदारवाद होता है, एक समतावादी होता है। तो हम लोग विस्तृत रूप से एक एक को समझते हैं। तो पहले हम लोग शास्त्रीय उदारवाद को समझते हैं। शास्त्रीय उदारवाद क्या है? शास्त्रीय उदारवाद परिवार, समाज, समुदाय, जाति या किसी अन्य समूह की तुलना में एक व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता दी जाती है। शास्त्रीय उदारवाद को नकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं। इसमें ये कहता है कि अगर एक व्यक्ति को समाज की तुलना में अधिक अधिकार दिए जाते हैं, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य को हस्तक्षेप की नीति अपनाता है, जिसमें राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता है। और राज्य का कार्य क्या होता है? इसमें बाहरी आक्रमण से रक्षा करना, आंतरिक शांति और रात्रि प्रहरी की भूमिका के रूप में कार्य करना। तो राज्य का केवल कार्य यही होता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और उसके जो बाह्य आक्रमण है, आंतरिक शांति है और रात्रि प्रहरी के राज्य की भूमिका में कार्य करना। तो हम लोग इसके विचारक को भी जान लेते हैं। इसमें विचारक कौन कौन से आते हैं। ये नकारात्मक उदारवाद में आता है जॉन लॉक, इसे उदारवाद का पिता कहा जाता है। उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर आता है, फिर थॉमस पेन आता है, लॉर्ड एक्टन आता है, डी टॉकविले आता है, नॉजिक आता है, फिर जे.एस. मिल आता है। फिर इसमें 3 अर्थशास्त्री भी आते हैं। 3 अर्थशास्त्रियों में कौन है? इसमें एडम स्मिथ आता है, डेविड रिकार्डो आता है और माल्थस आता है। ये 3 अर्थशास्त्री हैं और ये शास्त्रीय उदारवाद के विचारक हैं, जिसमें ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे ये इनके नाम दे देगा और कहेगा कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय उदारवाद का जनक है। जैसे जॉन लॉक है, फिर इसमें से 3 ये दे देगा, एक दूसरा दे देगा, उत्तर आधुनिकतावादी कोई विचारक का नाम दे देगा, तो उसमें कहेगा कि इसमें के कौन सा शास्त्रीय उदारवादी विचारक नहीं है। तो ऐसे इससे सवाल भी पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो उसमें कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो अब हम लोग चलते हैं आधुनिक उदारवाद। आधुनिक उदारवाद को ही हम लोग सकारात्मक उदारवाद कहते हैं। तो इसमें आधुनिक उदारवाद में क्या है कि युक्तियुक्त प्रतिबंध तथा हस्तक्षेप की बजाय तार्किक हस्तक्षेप और कल्याणकारी राज्य में विकास करता है। जैसे ये क्या है, जहाँ पर शास्त्रीय उदारवाद में कहा जाता था कि व्यक्ति स्वतंत्र है, उसमें किसी भी प्रकार की राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन आधुनिक उदारवाद जब आया तो इसमें कहा गया कि नहीं, व्यक्ति वहीं तक स्वतंत्र है जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित नहीं होती है। तो इसमें राज्य तार्किक हस्तक्षेप करेगा। अगर कोई गरीब है तो उसे कल्याणकारी राज्य के द्वारा उसे मुहैया कराया जाएगा सरकार के द्वारा, और व्यक्ति की स्वतंत्रता में भी हस्तक्षेप किया जाएगा। तो इसका हम लोग देख लेते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। अगर कल्याणकारी राज्य की बात करें तो ब्रेवरिज रिपोर्ट आई थी 1942 में। इसे लागू किया गया था 1946 में। 1946 में ब्रिटेन में जो सरकार बनी थी, क्लीमेंट एटली की बनी थी, लेबर पार्टी की सरकार। तो उसी के टाइम में ब्रेवरिज रिपोर्ट आई थी। उसी पर कल्याणकारी राज्य की संकल्पनाएं शुरुआत मानी जाती हैं। तो इसके सकारात्मक उदारवादी के विचारक कौन कौन से हैं? जैसे टी.एच. ग्रीन है, लास्की है, टॉनी है, हॉबहाउस है, मैकाइवर है, रॉल्स है, ऑक्सफोर्ड है।
इसमें एक अर्थशास्त्री आता है जो है अर्थशास्त्री, जो कीन्स है, ये यूके का है। कीन्स का महत्व जब बढ़ा था जब 1928 के टाइम में वैश्विक मंदी आई थी, तो कीन्स ने ही कहा था कि राज्य को भी हस्तक्षेप करना चाहिए लोगों को कल्याणकारी राज्य के तहत। तो ये कीन्स एक अर्थशास्त्री है और ये इसके विचारक हैं। ये आधुनिक उदारवादी या सकारात्मक उदारवादी विचारक हैं। अब आता है समकालीन उदारवाद। समकालीन उदारवाद दो भागों में हम लोग बांटे थे। एक था नव उदारवाद या इच्छा स्वेच्छातंत्रवाद, इसे नव दक्षिणपंथ भी कहते हैं। तो इसे 3 नामों से जाना जाता है समकालीन उदारवाद को। किस किस नामों से? नव उदारवाद, इच्छा स्वेच्छातंत्रवाद या नव दक्षिणपंथ। यह विचारधारा भी उदारवाद का एक रूप है जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है और इनके अनुसार केवल एक ही न्यायोचित प्रतिबंध लगाया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं करेगा और निजी संपत्ति और अर्थव्यवस्था को राज्य के नियंत्रण से मुक्त करना है। तो ये जो समकालीन उदारवाद है, ये उदारवाद की एक धारा है कहा जा सकता है। इसमें यही कहा गया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता को हनन न किया जाए और निजी संपत्ति और अर्थव्यवस्था में राज्य को नियंत्रण से मुक्त रखा जाएगा। तो फिर आता है सीमित सरकार। इसका संक्षिप्त में अगर समता उदारवाद करूँ तो सीमित सरकार होगी, लेसेस फेयर होगा, लेसेस फेयर पॉलिसी होगी, राज्य प्रहरी राज्य होगा, मिनिमल स्टेट। मिनिमल स्टेट किसका है? रॉबर्ट नॉजिक का। हम लोग पढ़ेंगे रॉबर्ट नॉजिक के बारे में। जब ये जो शब्दावली है मिनिमल स्टेट रॉबर्ट नॉजिक का है। और राज्य का कार्य क्या होगा? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के समर्थक थे ये। फिर इनके समर्थक विचारक कौन कौन आता है? इसमें आता है F. हेयक। F. हेयक एक बुक है रोड टू सर्फडम। ये नव उदार पूंजीवाद का बौद्धिक जनक कहा जाता है। फिर उसमें नॉजिक आता है, बर्लिन आता है, फ्रीडमैन आता है, मूरे रोथबार्ड आता है। मूरे रोथबार्ड का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है जिसमें वो कहते हैं कि नेताओं और नौकरशाहों को चोरों की गिरोह तथा केंद्रीय बैंक को विधायी कपट कहा है। जैसे क्या होता है कि जब संसद से पैसा पास हो जाता है तो कल्याणकारी राज्य जो होते हैं उनको कहता है कि संसद से पैसे पास हो गए हैं। संसद से पैसे पास होने के बाद ये नौकरशाहों के पास जाते हैं। फिर इसमें आधिपत्य होता है, जो नेता चुन के जब भेजे गए हो तो उनका भी होता है। तो इनके द्वारा संसद से पैसा पास होने के बाद जो जनता का टैक्स गया उसके संसद में पैसा पास होने के बाद उसके बाद जो भी पैसे जाते हैं ये नेता और नौकरशाह पूर्ण रूप से इसे लोक कल्याण के लिए इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो इसी को मूरे रोथबार्ड ने कहा है कि चोरों का गिरोह या विधायी कपट कहा है और कल्याणकारी राज्य का विरोध किया है। फिर उस इच्छा स्वेच्छातंत्रवादी समाजवादी में एक नॉम चॉम्स्की है, काफ्का है। नॉम चॉम्स्की USA का है और काफ्का जर्मनी का है। उसके बाद हम पढ़ते हैं समता उदारवाद। तो हम लोग उदारवाद पढ़े थे। उदारवाद में 3 भाग था। एक पहला था शास्त्रीय उदारवाद, दूसरा था आधुनिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद कहते हैं। फिर उसके बाद था समता उदारवाद। समता उदारवाद में भी दो भागों में बांटे थे। एक था इच्छा स्वेच्छातंत्रवाद, दूसरा था समतावाद। तो हम लोग अब समझते हैं उदार समतावाद के बारे में। उदार समतावाद समतावाद को कल्याणकारी राज्य उदारवाद भी कहते हैं। राज्य की बजाय समानता पर अधिक बल देता है ये। तो इसमें ये राज्य की बजाय समानता पर अधिक बल देता है। तो हम जो इसके समर्थक विचारक हैं उसमें जॉन रॉल्स हैं, अमर्त्य सेन है, एमी गटमन है, अर्नेसन है, CB मैकफर्सन, डॉर्किन, ब्रूस एकरसन, रोमर। जॉन रॉल्स का हम लोग न्याय का सिद्धांत पढ़ेंगे। काफ़ी विस्तृत ये बताए हैं न्याय के सिद्धांत के बारे में। तो जब ये टॉपिक आएगी पढ़ेंगे जॉन रॉल्स के बारे में। यही उदार समतावाद को विल किमलिका क्या कहता है? विल किमलिका कहता है कि उदार समतावादी को ही वाम उदारवाद भी कहता है। ये एग्जाम में पूछा गया है। तो अब आगे चलते हैं। फिर उसके बाद समुदायवाद आता है, कम्युनिटेरिज्म। इस समुदायवाद की चर्चा 1980 के दशक में प्रमुखता से होने लगी। जो इस समुदायवाद की जो चर्चाएं होती 1980 से शुरू हुई। यह उदारवाद के प्रमुख आलोचक कहे जाते हैं।
इसके अनुसार व्यक्ति की पहचान समुदाय से बनती है। जो व्यक्ति की एक पहचान है वो समुदाय से बनती है। समुदाय में जीते हुए ही मूल्यों का आत्मसात करता है और जीवन पद्धति का चुनाव करता है। यह विचारधारा अरस्तू से प्रेरित है, क्योंकि अरस्तू व्यक्ति को सामाजिक और राजनीतिक प्राणी मानता है। तो समुदायवाद मुख्यतः क्या मानता है? समुदायवाद ये कहता है कि व्यक्ति अकेला नहीं है, व्यक्ति का जो विकास होगा वो समुदाय में रहकर ही होगा। और अरस्तू का एक स्टेटमेंट भी था कि मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, तो ये अरस्तू से भी मिलता है। फिर समुदायवाद का पिता कहते हैं अमिताई एटिजियोनी को। एग्जाम में पूछेगा समुदायवाद का पिता कौन है, तो अमिताई एटिजियोनी है। फिर इसके समर्थक विचारक कौन है? समर्थक विचारक में आएगा माइकल सैंडल, मैकिंटायर, माइकल वाल्जर, चार्ल्स टेलर, रॉबर्ट पुटनम और विल किमलिका। और बेंजामिन बार्बर और ब्रायन बेरी आएगा। माइकल ऑक्सफोर्ड की जो पुस्तक है स्फीयर ऑफ जस्टिस है, रॉबर्ट पुटनम की है बॉइलिंग अलोन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों पुस्तक है, आप इसे याद रखिएगा। फिर आता है समाजवादी विचारक। समाजवादी विचारक में पहले हम लोग समाजवादी क्या है, फिर साम्यवादी या वैज्ञानिक समाजवाद क्या है, इन्हें दो भागों में बांटेंगे। पहला होगा परंपरागत मार्क्सवाद, दूसरा होगा नव मार्क्सवाद। चलिए अब जानते हैं समाजवाद के बारे में। समाजवाद किस पे जोर देता है? ये समानता पर जोर देता है, पूंजीवाद की समाप्ति की बात करता है, राज्य की समाप्ति की बात करता है और संपत्ति सार्वजनिक की बात करता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कार्ल मार्क्स को, एंजेल्स को, रोजा लग्जमबर्ग को जब आएंगे तो इसमें स्वप्नलोकी समाजवाद ये पूछता है, इनके समर्थक विचारकों का नाम पूछता है एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से पूछा है। स्वप्नलोकी समाजवाद चार्ल्स फूरियर, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन। फिर उसके बाद संशोधनवादी या विकासवादी समाजवादी के समर्थक कौन है? बर्नस्टाइन। फेबियनवाद सिडनी वेब और ब्रिटिश वेब, ये दोनों पति पत्नी थे, ये दोनों अलग नहीं थे, ये लोग पति पत्नी थे, सिडनी वेब और ब्रिटिश वेब। तो हम लोग फेबियन समाजवाद हमारे 1917 में भी देखा जा सकता है, जब एनी बेसेंट थी और बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, जो मूवमेंट चलाया था, तो इसका प्रभाव भारत में भी देखा गया है। एनी बेसेंट है, ग्राहम वालास है, बर्नार्ड शॉ है, हेराल्ड लास्की है, क्लीमेंट एटली ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और श्रम संघवाद सिंडिकलिज्म, इसका जो प्रवर्तक है श्रम संघवाद का जॉर्ज सोरेल है, ये फ्रांस का रहने वाला। एक श्रेणी समाजवाद गिल्ड सोशलिज्म है, इसके कौन है? जीडीएस कॉल है। ये याद रखिएगा इनके विचारकों को, जैसे श्रम संघवाद जॉर्ज सोरेल है, श्रेणी समाजवाद जीडीएस कॉल है। ये एग्जाम में आता है, ऐसे ही पूछ लेगा, मिलान करने के लिए दे देगा और एग्जाम में आए हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर एक बार पढ़िएगा। हम लोग पढ़ते हैं अब साम्यवादी या वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवादी के बारे में। उसमें आता है एक परंपरागत मार्क्सवाद आता है। परंपरागत मार्क्सवादी में कौन है? कार्ल मार्क्स और एंजल, इन्हीं को मार्क्सवाद का पिता कहा जाता है। मुख्यतः कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, लेकिन एंजल भी उसका दोस्त था, तो एंजल को भी इसको इसी में इंक्लूड कर लिया जाता है। परंपरागत मार्क्सवाद में कार्ल मार्क्स, एंजल, लेनिन, स्टालिन, माओ, रोजा लग्जमबर्ग, लियोन ट्रॉट्स्की, फिदेल कास्त्रो हम लोग पढ़ते हैं ना 1962 में जो मिसाइल संकट था, अमेरिका के यूएसएसआर ने अमेरिका के सामने एकदम मिसाइल लगा दिया था, तो यहाँ पर एक बड़ा युद्ध होने से बच गया था। वहीं पर उस समय राष्ट्रपति था फिदेल कास्त्रो वहाँ का, क्यूबा का। फिर हम लोग पढ़ेंगे नव मार्क्सवादी में कौन आता है? हर्बर्ट मार्क्यूजे, हैबरमास, थियोडोर एंड हर्खाइमर, एरिक फ्रॉम, लुई अल्थ्यूजर, जॉर्ज ल्यूकाच। तो ये नव मार्क्सवादी हैं। वही मार्क्सवाद जो है ये केवल संरचना, जो मार्क्सवाद है वो केवल आर्थिक संरचनाओं पर बल देता है। वहीं पर नव मार्क्सवादी जो आते हैं कि नहीं, वो कहते हैं कि केवल आर्थिक संरचना ही नहीं, समाज के विकास का निर्माण करने, व्यक्ति के विचारों का, उसके जो सामाजिक, आर्थिक आदि कार्य भी उसके विचारों का निर्माण करते हैं। तो हम लोग जब मार्क्सवाद पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार रूप से पढ़ेंगे।
अब हम लोग पढ़ते हैं अराजकतावाद। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश के जो इस समय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो हैं आदित्यनाथ योगी जी। आदित्यनाथ योगी अपने भाषण में बहुत बार देखे होंगे हम लोग, या आप लोग भी देखे होंगे, कि उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी अराजकता फैलाने की कोशिश की तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन वो अराजकता और ये अराजकता दोनों अलग हैं। तो वो जो अराजकता की बात करते हैं वो हिंसा क्रांति की बात करते हैं, लेकिन हम लोग जो अराजकता पढ़ेंगे वो हिंसा और क्रांति नहीं है। ये अराजकतावाद क्या है पहले समझ लेते हैं। अराजकतावाद एक विचारधारा है। यह मानता है कि व्यक्ति नैतिक प्राणी है, व्यक्तियों में सहयोग और मित्रवत भाव है। अराजकतावाद का मुख्य रूप क्या है? ये राज्यविहीन, शोषण विहीन, वर्ग विहीन समाज का समर्थक है तथा निजी पूंजी राज्य व धर्म का विरोधी है। इसमें यही कहा जाता है अराजकतावादी में, जो व्यक्ति है वो एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी ये पूर्ण रूप से नैतिक, इसके अंदर हिंसा, युद्ध, लालच ये सब नहीं है। ये समाज में सहयोग और मित्रवत भाव से भी अपने जीवन का संचालन कर सकते हैं। तो अराजकतावादी यही कहते हैं। अराजकतावादी भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिकारी अराजकतावाद और शांतिप्रिय दार्शनिक या प्रशांत अराजकतावादी। क्रांतिकारी अराजकतावाद में क्या है? जैसे क्रांतिकारी तरीके से बलपूर्वक राज्य को मिटाना चाहते हैं। इसके समर्थक विचारक हैं प्रूधो, बाकुनिन, क्रोपाटकिन। और वहीं पर शांतिप्रिय दार्शनिक प्रशांत अराजकतावादी कौन है? शांतिपूर्ण या धार्मिक तरीके से राज्य को समाप्त करना चाहता है। ये भी राज्य को समाप्त करना चाहता है, लेकिन शांतिपूर्ण धार्मिक तरीके से राज्य को समाप्त करना चाहता है। इसके समर्थक विचारक हैं जॉन रस्किन है, थोरो है, टॉलस्टॉय है, महात्मा गांधी है, विनोबा भावे हैं। तो हम लोग इसमें एक स्टोइक विचारक जैनों के बारे में जानते हैं। जैनो कहता है कि प्रकृति ही सब कुछ है और प्रकृति के द्वारा ही व्यक्ति का विकास हुआ है और व्यक्ति को अपने प्रकृति के रूप में ही रहना चाहिए। तो स्टोइक फिलॉसफी यही कहती है। और ये विलियम गाडविन है जो ये प्रबुद्ध अराजकतावाद कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं व्यवहारवादी विचारक, बिहेवियरलिस्ट। व्यवहारवादी विचारक क्या कहते हैं? व्यवहारवादी विचारक मुख्यतः उनका विज्ञानवाद, प्रत्यक्षवाद, अनुभववाद या विज्ञान या तथ्यों पर जोर देता है। और इसके व्यवहारवादी के समर्थक विचारक इसके कौन है? चार्ल्स मेरियम है, डेविड स्टर्न है, लियोनार्ड वाइट है, लॉसवेल है, आमंड है, कैटलिन है, शूमैन है, रॉबर्ट डहल है, गॉस्नेल है, डेविड ट्रूमैन है, क्विंसी राइट है, वी ओ के जूनियर है। ये व्यवहारवाद के विचारक हैं। और इस जो चार्ल्स मेरियम है इसे व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता भी कहा जाता है और डेविड स्टर्न को व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है। ये एग्जाम ऐसे ही पूछता है व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता कौन है? तो व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता चार्ल्स मेरियम है। और ये में पूछेगा कि व्यवहारवाद का पिता कौन है? तो डेविड स्टर्न है। अब हम लोग जानते हैं समकालीन परंपरावादी या नव परंपरावादी के बारे में। समकालीन परंपरावादी, नव परंपरावादी, ये परंपराओं का जो विरोध करता हो वही होगा नियो क्लासिकल। यह व्यवहारवाद के समकालीन है। आप शब्दों को समझिए ना, आपको इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। जो परंपरावाद है, परंपरा और ट्रेडिशनल, नव परंपरा जो परंपराओं के विरुद्ध जाए, यह व्यवहारवाद के समकालीन है पर व्यवहारवाद की विरोधी विचारधारा है। नव परंपरावादी विचारधारा दर्शन, मूल्य, आदर्श पर बल देता है। इसके समर्थक विचारक हैं लियो स्ट्रास, एरिक वैगलिन, वक्ल, सिबली, हन्ना अरेंट, माइकल ऑक्सार्ट, जुवेनल, मैटलैंड, दांते जर्मिनो। ये इसके विचारक हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बहुसंस्कृतिवाद।
मल्टीकल्चरलिज्म, बहुसंस्कृतिवाद। हम लोग पढ़ते हैं बहुसंस्कृतिवाद। बहुसंस्कृतिवाद क्या है? बहुसंस्कृतिवाद सांस्कृतिक विविधता, बहुल संस्कृति, सीमांतरीय और अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समुदायों के प्रतिनिधित्व और हित संरक्षण पर बल देता है। बहुसंस्कृतिवाद जैसे भारत में क्या है, भारत के संविधान में आर्टिकल 29 और 30 पढ़ते हैं हम लोग। ये अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण की बात करता है। उन्हें अपने रोजगार खोलने का, उन्हें अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। उन्हें रोजगार में भी संरक्षण दिया जाता है। तो ये क्या है, उनकी संस्कृतियों के संरक्षण के बारे में बात करते हैं। ये बहुसंस्कृतिवाद है। जैसे भारत में क्या है, भारत में माइनॉरिटी कितनी है? माइनॉरिटी पाँच है आयोग। बुद्ध है, जैन है, जैन को 2014 में ऐड किया गया था। तो बुद्ध है, जैन है, मुस्लिम है, ईसाई है, फारसी है, बस यही 5 है। और तो इन्हें अपनी संस्कृतियों के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। तो बहुसंस्कृतिवाद यही बात करता है कि सबकी संस्कृतियों को साथ लेके चलना चाहिए। जैसे भारत, एक हम लोग टर्म पढ़ते हैं कि सलाद बाउल के बारे में पढ़ते हैं। सलाद बाउल के बारे में पढ़ते हैं कि भारत की जो संस्कृति है, जैसे भारत ये इंडिया है और एक यूएसए है। तो एक मेल्टिंग पॉट है और एक सलाद बाउल है। एक जो यूएसए की जो संस्कृति है वो मेल्टिंग पॉट है। जैसे यूएसए में कोई भी जाता है तो वो यूएसए का बनने की कोशिश करता है, यूएसए जैसा बनने की कोशिश करता है। जैसे अगर मैं यूएसए जाता हूँ तो हमेशा यूएसए का कल्चर अडॉप्ट कर लूँगा, लेकिन वहीं पर भारत में जब कोई आता है तो वो अपनी संस्कृति को बचाए रखता है। और जैसे एक सलाद है ना, सलाद में खीरा है, टमाटर है, प्याज है, तो सभी अलग अलग अपने महत्व को दर्शाते हैं। उसी प्रकार से इंडिया का भी कल्चर है। इंडिया का जो कल्चर है इसमें कोई भी, जैसे ईसाई आएगा तो ईसाई भी अपने धर्म को बचा के रखेगा, अगर मुस्लिम आएगा तो मुस्लिम भी अपने धर्म को बचा के रखेगा। लेकिन यूएसए में नहीं है। यूएसए की जो कल्चर है वो मेल्टिंग पॉट है। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति कहीं का भी जाएगा तो वो यूएसए का हो जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके समर्थक विचारक कौन कौन है। जैसे भिखु पारिक है, विल किमलिका है, आइरिस मीडियम यंग है, चार्ल्स टेलर है। तो इनका सिद्धांत क्या है? संवाद आधारित बहुसंस्कृतिवाद पे सिद्धांत इन्होंने दिया है। इनकी एक बुक है रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म। फिर उसके बाद आता है विल किमलिका उदार समतावादी बहुसंस्कृतिवाद है की विचारधारा दिया है। इसकी जो बुक है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप है। आइरिस मीडियम यंग है। आइरिस मीडियम में विभिन्नता की राजनीति की बात करती है। और ये इसकी बुक है जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस। उसके बाद चार्ल्स टेलर आता है, ये मान्यता की राजनीति की बात करता है, जिसमें इसकी एक बुक है ए सेक्युलर एज। तो आप इसे बुक को भी याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इनके ये जो सिद्धांत है, जैसे आइरिस मीडियम यंग का है, आइरिस मीडियम यंग का विभिन्नता की राजनीति, चार्ल्स टेलर की मान्यता की राजनीति, भिखु पारिक की संवाद आधारित बहुसंस्कृतिवाद, विल किमलिका की उदार समतावादी बहुसंस्कृतिवाद। तो ये याद रखिएगा, ये मिलान करने के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि अस्तित्ववाद क्या है। अस्तित्ववाद पहले पढ़ते हैं कि अस्तित्ववाद एक दर्शन है। यह व्यक्ति के अस्तित्व को प्रमुख मानता है। व्यक्ति अपना निर्माता स्वयं है, वह स्वतंत्र होने के लिए प्रतिबद्ध है। उसकी परिस्थितियाँ उसे नहीं बनाती, बल्कि वह परिस्थितियों से परे जाकर भी अपने जीवन जीने के तरीके का चुनाव स्वयं कर सकता है। तो जैसे हमारा अस्तित्व क्या है, हम माँ बाप का काम है जन्म देना। जन्म देने के बाद हम अपने विचार, अपने दोस्त, अपने साथी, अपने दोस्त, अपने व्यवहार में जो भी निर्माण करते हैं, ये हमारा स्वतंत्र पूर्वक निर्माण होता है, इसमें किसी का दबाव नहीं होता है। तो यही अस्तित्ववाद भी बात करता है। और इसके समर्थक विचारक जो हैं, इसके समर्थक विचारक सारेन किर्केगार्ड हैं, इसको जनक माना जाता है। फिर मार्टिन हाइडेगर हैं, कार्ल जॉस्पर्स है, जयपाल सात्रे हैं,
अल्बर्ट कामू है, जयपाल सात्र बहुत मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे। इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा था, आई होप लिटरेचर की फील्ड में या कोई फील्ड था, तो इन्होंने लेने से मना कर दिया था। जिनपाल सात्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। फिर बाद आता है अनुदारवाद, कंजर्वेटिज्म क्या है? अनुदारवाद परंपराओं व यथास्थिति का समर्थन करते हैं, क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन का विरोध करते हैं तथा धीमे परिवर्तन को मान्यता भी देते हैं। इसे अनुदारवाद, रूढ़िवाद और दक्षिण पंथ के नाम से भी जानते हैं। उसको इसके समर्थक विचारक में आता है एडमंड बर्ग को ही रूढ़िवाद का पिता कहा जाता है। जो एडमंड बर्ग है ना, ये कहता है, एक अरस्तु या प्लेटो को ही कहता है कि एक व्यक्ति की तुलना में एक समिति अधिक समझदार होती है। एक समिति अधिक समझदार होती है। तो ये कौन कहता है? ये प्लेटो या अरस्तु कहता है। तो उसी बार रूढ़िवाद विचारक जो एडमंड बर्ग कहता है कि जो रूढ़ियाँ चली आई हैं, जो जिस पर समाज चला आया है, वो परिवर्तन की तुलना में अधिक समझदार हैं। तो लेकिन ये भी परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन ये धीरे परिवर्तन की बात करते हैं। एडमंड बर्ग ने तो फ्रांस की क्रांति 1789 में जो हुई थी उसकी आलोचना भी करता है। और ये एडमंड बर्ग जो था वहाँ ब्रिटेन की पार्लियामेंट का सांसद भी था। इसने फ्रांस की सांसद भी था, तो इसने आलोचना भी की थी। तो रिचर्ड हुकर हो गया, फिर डेविड ह्यूम, माइकल ऑक्सफोर्ड, फिर लियो स्ट्रास को नव रूढ़िवादी वैचारिक पिता कहते हैं। फिर इसके बाद नारीवाद आता है। नारीवाद को पढ़ते हैं। नारीवाद पढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं कि जब 17वीं शताब्दी चल रही थी, 17वीं 18वीं शताब्दी, तो महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया था। महिलाओं को जो अपने अधिकार लेने पड़े वो समाज से लड़ के लेने पड़े। यहाँ तक कि हम लोग जो वोटिंग राइट्स की बात करते हैं, 1900 अमेरिका आज़ाद कब हो गया था? 1776 से आज़ाद हो गया था। शायद 1789 में इसका संविधान वगैरह बन गया था। तो ये महिलाओं को जो वोटिंग राइट्स देता है, ये 1920 में देता है। और इसी के बाद 1930 के दशक में ही वहीं पर ब्रिटेन, फ्रांस आदि भी महिलाओं को वोटिंग राइट्स देते हैं। उन्हें लड़ के अपना अधिकार लेना पड़ता है। फिर यहाँ तक कि स्विट्ज़रलैंड ने तो 1971 में वोटिंग राइट्स दिया था महिलाओं को। जो स्विट्ज़रलैंड इतना विकसित राष्ट्र कहा जाता है, तो आप समझ सकते हैं। तो फिर उसी के बारे में हम लोग नारीवाद के बारे में पढ़ेंगे कि नारीवादियों ने अपने अधिकार को पाने के लिए कैसे कैसे संघर्ष किए हैं। तो चलिए हम ये नारीवाद के बारे में पढ़ें। नारीवाद क्या है? नारीवाद पितृसत्तात्मक समाज एवं समाज का विरोध करती है। महिला पुरुष समानता तथा नारी की अपनी विशिष्ट पहचान की समर्थक है। जिसमें समर्थक विचारक हैं मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट। इन्हें नारीवाद की जननी भी कहा जाता है। शायद इनके हस्बैंड ही थे विलियम गॉडविन करके थे, आई होप। इन्होंने 2 शादियाँ की थी, शायद विलियम गॉडविन थे शायद इनके हस्बैंड। तो इनकी बुक जो थी विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन विथ स्ट्रक्चर ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट्स 1792 में आई थी। ये एग्जाम में पूछा गया है, यूजीसी नेट में तो ये पूरा पूछा गया है। इस पूरी बुक का नाम पूछा गया, ये बुक है क्या। तो उसके बाद आती है सिमोन द बुआ। ये उग्रवादी नारीवाद की जननी मानी जाती हैं। इनकी जो बुक है द सेकेंड सेक्स 1949 में आई थी। इनका स्टेटमेंट था कि महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती हैं। उसके बाद आता है बेट्टी फ्रीडन यूएसए की थी। इनकी जो बुक थी फैमिली मिस्टेक थी, कि महिलाएं एक मिथ है, इस पे बात करती हैं। उसके बाद कैट मिलेट आती हैं। कैट मिलेट की जो बुक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स है। इनका स्टेटमेंट है
दिन प्रतिदिन की राजनीति, उसके बाद आते हैं सुलामित फायरस्टोन, उसके बाद वर्जीनिया वुल्फ, कैरोल पैटमैन की जो बुक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स है। एक नारीवादी और है बेल हुक, अश्वेत नारीवाद है। उसके बाद आता है पारिस्थितिकी इकोलिज्म या हरित राजनीति कहते हैं। यह व्यक्ति की तुलना में पर्यावरण को केंद्र में रख के बात करता है कि व्यक्ति के लिए पर्यावरण सब कुछ है, लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान में इसका उल्टा है। व्यक्ति के लिए पर्यावरण है, व्यक्ति अपने के अनुसार पर्यावरण को काटता है, लगाता है, उपभोग करता है। लेकिन पारिस्थितिकीवाद जो है, हरित राजनीति, वो पर्यावरण के संरक्षण की बातें करती हैं। चलिए देखते हैं। पारिस्थितिकवाद व्यक्ति की बजाय पर्यावरण के केंद्र में रखता है। व्यक्ति को अपने उपभोग, जनसंख्या और ऊर्जा को खपत पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि उसकी आवश्यकता की पूर्ति पर्यावरण से की जा सके। तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि 1772 में जो आया था, 1772 क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट आई थी, लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, इसी को संरक्षित करने के लिए। उसके बाद 1987 में आया था ब्रुटलैंड आयोग क्या था? ब्रुटलैंड आयोग की रिपोर्ट थी जो आवर कॉमन फ्यूचर थी। इसमें पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द पहली बार उपयोग में आया था, जो वर्तमान में 2015 से लेकर 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अपना है 17। तो ये जो बातें हुई थी ये 1987 में ब्रुटलैंड आयोग ने की थी। ब्रुटलैंड नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे, तो इन्हीं की अध्यक्षता में ये आयोग बनाया गया था। उसके बाद इकोलॉजी शब्द ये पूछता भी है कितनी बार, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग 1866 में किया था। और इकोलॉजी के जो विचारक ऐसे हेनरी थोरो हैं, महात्मा गांधी हैं, सुमाकर की एक बुक है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, 1973 में आई थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रचेल कार्सन, द साइलेंट स्प्रिंग, गुडिन, ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी, एंड्रयू डॉब्सन। उसके बाद जेम्स लवलॉक की गाया थ्योरी आती है कि व्यक्ति की तरह पृथ्वी भी जीवित प्राणी है, जेम्स लवलॉक बात करता है। फिर अर्नेनेस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, सैलो इकोलॉजी क्या होती है, डीप इकोलॉजी क्या होती है। फिर बाद में मूरे बुकचिन आता है, ये पारिस्थितिक अराजकतावाद का समर्थक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ेंगे। अब स्ट्रक्चरलिज्म होता क्या है? संरचनावाद के अनुसार सामाजिक संरचनाएं ही व्यक्ति के चिंतन और विचारों का निर्माण करती हैं। व्यक्ति का चिंतन स्वायत्त नहीं है। जो संरचनावाद का होता है ये कहता है कि व्यक्ति की जो परिस्थितियां होती हैं वही व्यक्ति के विचारों का निर्माण करती हैं। इसके विचारक कौन है? क्लॉड लेवी स्ट्रॉस है, लॉक लांका है, रोला बार्थ है, लुई अल्थ्यूजर है, पियरे बोर्दिये है। फिर उत्तर संरचनावाद है, उत्तर आधुनिकतावाद, लगभग दोनों सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन मुख्य रूप से आप इन्हें दोनों की एक ही मान के पढ़ सकते हैं। इसे पोस्ट मॉडर्निज्म भी इंग्लिश में कहते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म। कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के निर्माण में संरचना के साथ साथ साहित्य, कला, इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र आदि विषयों का प्रभाव पड़ा। इसके अनुसार किसी विषय के सार्वभौमिक व निश्चित ज्ञान संभव नहीं है। मतलब ये उत्तर आधुनिकतावाद में कुछ भी सत्य नहीं मानता है। जैसे पहले क्या था, पहले जब पोप का शासन था तो पोप ही सब कुछ था। पोप कहता था कि ये जो पृथ्वी है, जब पोप से कोई पूछता था कि ये पृथ्वी पर जब कोई भी वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो ये पृथ्वी पर क्यों आ जाती है, तो पोप कहता था नीचे भगवान है, भगवान हमेशा खींचते हैं। फिर न्यूटन आया, न्यूटन ने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम ढूंढा। उसने कहा नहीं, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, हम लोग जब कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति नीचे खींच लेती है। फिर ऐसे ही परिवर्तन हुआ। फिर क्या था, पहले कहता था सूर्य, जब पोप था तो कहता था कि सूर्य इधर से निकलता है इधर डूबता है, लेकिन नहीं, जब गैलीलियो आया, गैलीलियो ने कहा नहीं, सूर्य एक जगह स्थिर है। तो ये क्या हुआ, परिवर्तन हुआ ना।
तो इसीलिए जो हमें अभी ज्ञात है, जो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं ज्ञात हैं, ये उत्तराधुनिकतावाद किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं करता है। ये कहता है कि सभी चीज़ों का निरंतर विकास हो रहा है। अभी हमारी आँखों से बहुत चीज़ें ओझल हैं। जैसे अभी हमारे पिताजी, दादाजी की बातें करते हैं, तो उनके समय में ये मोबाइल फ़ोन, ऐसे लोगों को जहाज़ों में ऐसे इतने आराम से जाना, लोगों को अंतरिक्ष में रहना, उनके समय में मुमकिन नहीं था, लेकिन वर्तमान में प्रासंगिक है। अभी तो स्पेस एक्स के जो क्या बोलते हैं फाउंडर हैं, स्पेस एक्स के जो फाउंडर हैं एलन मस्क तो ऐसा कि अंतरिक्ष में गए, अंतरिक्ष से जाके फिर वहीं पर अपना जहाँ से भेजा वहीं पर लैंड करा लिया। ये कैसे है? ये वर्तमान में प्रासंगिक हो चुका है। तो ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जो अभी सत्य है वो कल को उससे भी बड़ा सत्य को खोजा जा सकता है। तो ये विश्वास नहीं करता। ये मुख्य रूप से क्या करता है? ये बहुलवाद, बहुकेंद्रिता और विखंडन, व्यक्तिनिष्ठता में विश्वास करता है। इसके समर्थक विचारक हैं मिशेल फूको। इनकी बुक है सब्जेक्ट ऑफ पावर। फिर उसके बाद द ऑर्डर ऑफ थिंग है, मैडनेस ऑफ सिविलाइजेशन है, डिसिप्लिन एंड पनिश है, 1976 में आई थी। ये 1961 में आई थी, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी है, ये 1975 में आई थी, 1976 में आई थी। उसके विचारक, इनका जो विचार था, ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही शक्ति है। कौन कहता है? मिशेल फूको कहते हैं। इस पर किसका प्रभाव? नीत्शे का प्रभाव। नीत्शे भी एक विचारक था। शक्ति सूक्ष्म राजनीति, इसमें किसका प्रभाव है? मार्क्स का। मार्क्स। उसके बाद आता है जैक्स डेरिडा। जैक्स डेरिडा की जो संकल्पना है विखंडनवाद। जी फ्रांसिस्को लियोटार्ड, ये महावृत्तांतों का विरोध करता है। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन इसकी बुक है। जीन बोद्रिलार्ड, ये इसके समर्थक विचारक थे। उत्तर संरचनावाद या उत्तर आधुनिकतावाद के विचारक थे। अब हम लोग पढ़ते हैं अभिजनवादी सिद्धांत। अभिजनवादी सिद्धांत क्या है? अभिजनवादी सिद्धांत को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक परंपरागत अभिजनवादी है, फिर बहुलवादी अभिजनवादी। ये सारे टॉपिक हम जब सिद्धांत पढ़ेंगे तो विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। तो अभी इसके कोई समर्थक विचारक देख लेते हैं। पेरेटो है, गिटानो मोस्का है, मिचेल्स है, वाई गॉसेट है। फिर बहुलवादी अभिजनवादी में कौन है? मैनहाइम है, शुम्पीटर है, एंथनी डाउन्स है, रॉबर्ट डहल है। फिर उसके बाद संस्थावाद पढ़ेंगे, फिर नव संस्थावादी पढ़ेंगे। नव संस्थावाद क्या है? यह औपचारिक संस्थाओं जैसे समग्रवाद कानून को यथास्थिति पर बल देता है। वहीं पर नव संस्थावाद जो है अनौपचारिक संस्थाओं जैसे व्यक्तिवाद, मानवीय व्यवहार, गंत्यात्मकता पर बल देता है। संस्थावाद के विचारक कौन है? जेम्स ब्राइस है। जेम्स ब्राइस की बुक है मॉडर्न डेमोक्रेसी, और एक ऑन डेमोक्रेसी भी बुक है, ऑन डेमोक्रेसी, ये है माओ की। इसमें लावेल है, कार्ल फ्रेडरिक है, हरमन फाइनर है। वहीं पर नव संस्थावाद में जो विचारक कौन है समर्थक? जेम्स सी मार्च है, जोहान पी ऑलसेट है। तो इसी के साथ ही हमारी टॉपिक ख़त्म हुई। ये सारी टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट थे एक ओवरव्यू के लिए राजनीति विज्ञान की। जैसे अराजकतावादी क्या होता है, उदारवादी क्या होता है, मार्क्सवाद क्या होता है, अब आधुनिक उदारवाद, अब आगे फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, अराजकतावादी भी पढ़ चुके हैं, फिर व्यवहारवाद के विचारक भी, अब बहुसंस्कृतिवाद। आई होप ये बताने का केवल एक इतना मकसद था कि आगे की जो भी शब्दावलियाँ हम लोग पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वो चीज़ें क्या हैं। पारिस्थितिकीवाद। और इसी के साथ ये लेक्चर आज का यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ वीडियो लगी हो, तो उसके लिए धन्यवाद।